हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, अभी जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सितंबर 2025 में जो हुआ है, ठीक है, 2-3 दिन पहले, उसी का ये क्वेश्चन है। जरा इसको हम लोग देखते हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। चलिए, जब इसको देखें तो आपका कह रहा है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करिए। 50 बनाना है। 50 गुना 1 बराबर 50 का मतलब दोस्त ये हुआ कि आपको टोटल 80 क्वेश्चन में से कितना बनाना है जी, 50 बनाना है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। तो बताइए 50 के लिए कितना नंबर, 50 नंबर। समझ में आ रहा है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन जब देखें दोस्त, देखिएगा थोड़ा अच्छे से। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक यौगिक संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्त, यौगिक संख्या को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ये जो आपका है यौगिक संख्या, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि यौगिक संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या। देखिए, अब कोई एक संयुक्त संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 है, तो ये 4 जो आपका है, 4 का आप इसको गुणनफल के रूप में करिए तो कैसे करिएगा, 2 गुना 2 करिएगा। एग्जाम्पल अपने मन से कोई ले लीजिए, ठीक है ना। तो 4 को हमने यहाँ क्या लिखा, 2 गुना 2 4। आपका यहाँ ऑप्शन देखिए, 2 है सम संख्या, फिर ये 2 भी आपका है क्या, सम संख्या, ठीक है ना। चलिए, आ गया। उसके बाद 6 लीजिए। तो दोस्त, जब 6 को आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 गुना 3। समझिएगा अच्छे से, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, ठीक है ना। 6 को आप लिखिएगा 2 गुना 3। इस बार क्या हुआ दोस्त, आपका ये 2 आपका सम संख्या है, लेकिन 3 विषम संख्या हो, ठीक है ना। 2 आपका सम और 3 क्या है, विषम संख्या है ना। चलिए, अब इसमें क्या करिएगा, अब देखिए आपका एक तो सम संख्या है, अकेला सम संख्या हो सकता है क्या, नहीं ना, नहीं होगा। ये अकेला विषम संख्या हो सकता है क्या, नहीं होगा। अब बताइए, परिमेय संख्या तो भाई ऑटोमेटिक ही है, लेकिन बताइए आपका ये जो है 2, ये आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। क्या है दोस्त, ये प्राइम नंबर है। और ये जो आपका 2 और 3 है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है कुछ। इसका मतलब हुआ, एक और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या हम लोग उसको कहेंगे, अर्थात संयुक्त संख्या यानी यौगिक संख्या, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा। 4 6 हो गया, एक बार लीजिए 8। जब 8 को लिखिएगा दोस्त आप, तो क्या सब हो जाएगा जी, 2 गुना 2 4 गुना 2 8। तो तीनों जो आपका 2 है, तीनों को 2 वन गुणनफल के रूप में, ये नहीं कह रहा कि इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाई जब इसको हम लोग यहाँ व्यक्त करेंगे तो आपका ये क्या है, सब अभाज्य संख्या है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा दोस्त, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। यानी वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। और परिमेय संख्या तो आप जानते हैं कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपका होता है परिमेय संख्या, और जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो आपका होता है अपरिमेय संख्या। विषम संख्या तो आप जानते हैं कि जो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है जी, वही होता है विषम संख्या। और जो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, उसको कहेंगे सम संख्या। आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है जी, गुणनफल के रूप में कह रहा है, तो क्या होगा, अभाज्य संख्या। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अच्छे से कंप्लीट। चलिए, अब जो इसका जब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1771 के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित में कौन होगा। इसमें जी आपका सब तो अभाज्य गुणनखंड है, देखिए सब अभाज्य संख्या है ना। इसका एक टेक्निक है कि आप संख्या को गुना करके चेक कर लीजिए कि जिसको गुना करने पे 1771 आ जाएगा, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा जी, आंसर होगा। करिए आप चेक एक बार, बताइए। जब 7 से गुना करेगा, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 7 9 19 से कितना होगा, बोलिए बोलिए। 7 9 63 का 3 हो गया ना, 7 9 63 का 3 6, फिर 7 1 7 3, 7 9 63 का 3 कितना बच गया, 6 ना, फिर 7 1 7 6 13 हो गया ना। चलिए, उसके बाद ये गुना तो बगल में 11 है ही, गुना करिए इसको। बताइए 11 या 33, इकाई अंक कितना आ रहा है, 3। ऑप्शन नंबर ए का यहाँ 3 मैच कर रहा है, इकाई अंक है इसमें 3 नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब यहाँ इसका इकाई अंक से गुना करिए, बताइए 1 गुना 1 9 हुआ ना, फिर 9 तिया 27, इकाई अंक 7 होना चाहिए इसमें, इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ 1 है, ऑप्शन बी होगा, नहीं होगा ना। अब यहाँ देखिए आप, 9 एकम 9, 9 सते 63, इकाई अंक कितना होना चाहिए इसके हिसाब से 3, लेकिन यहाँ 1 है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको आप चेक कर लीजिए। बताइए 7 एकम 7 हो गया ना, फिर 7 तिया 21, इकाई अंक 1 आ रहा है जी, इसका भी 1 है, इसलिए आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो सी होगा। समझ में आया। चलिए, जब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें दोस्त, तो इसमें कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 182 है, ठीक है, तथा दो संख्याएं इतना हो, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। दोस्त एक चीज पढ़े हुईएगा,
वास्तविक संख्या वाले एक्सरसाइज 1 में रियल नंबर में कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो बताइए जी, यहाँ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम है ना, गुना और एचसीएफ, आपका एचसीएफ मान लीजिए एक्स है, ठीक है ना। चलिए इसको काटिए तो जी कटेगा ये, जब इसको देखिएगा 13 से काटिए तो 13 एकम 13, ठीक है ना, 13 एकम 13 हो गया 5, 13 चौके 52, फिर आपका 13 दूनी के 26, सही है। 2 से 7 12, 2 7 14 हो गया जी, 7 से 13 7 91, तो आपका x बराबर क्या आ गया 13। इसका मतलब हो गया कि आपका जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना होगा 13। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, समझ में आ रहा ना दोस्त। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरण, यहाँ देखिएगा, इसमें कह रहा है रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। दोस्त अद्वितीय हल जो आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन, अर्थात केवल एक हल होता है, वो कंडीशन आपका होता है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना कंप्लीट जी। चलिए जब 5 देखें हम लोग, तो 5 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू है भाई c1 बाई c2, इसका हल क्या होगा भाई, पहले इसका हल होगा कोई हल नहीं, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई हल नहीं, और इसका ग्राफ जो होता है वो समानांतर अर्थात पैरेलल होता है, तो इसका क्या हो जाएगा जी, कोई हल नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका 3 सीरीज होता है, ध्यान रखिएगा, उतना कहेंगे तो टाइम लगेगा बहुत जी, ठीक है ना। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है आपका कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। दोस्त आपका ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको। अब एक चीज टेक्निक इसका देखिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में दोस्त यहाँ बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होता है, ठीक है ना। चलिए 18 चौके 72, तो आपका हो गया कितना, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा, समझ में आ रहा है ना। चलिए उसके बाद जब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो आपका कह रहा है यहाँ कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। बताइए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा जी, कोसेक 30 डिग्री का मान मतलब हो गया 2/1 के बराबर कितना 2, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात कोसेक 30 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा 2। समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर जब देखिए यहाँ कॉट 45, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 में टेन 45 और कॉट 45 दोनों का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। फिर ये आपका करा 9 नंबर में सेक 60, देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यू चार्ट का क्वेश्चन सब इसमें सजा दिया है पूरा। इसमें करा सेक 60 डिग्री का वैल्यू, दोस्त आपका कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, आपका कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो साइन 30 का, अर्थात होता है साइन 30 का कितना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, या उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सेक 60 डिग्री का मतलब हो गया कि 1/cos 60 डिग्री, ठीक है ना। सेक 60 डिग्री का मतलब हो गया 1/cos 60 डिग्री, तो 1/, अब बताइए cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जो आपका साइन 30 डिग्री का होता है, तो साइन 30 का कितना 1/2, यही होगा ना। इसको पलटिएगा तो 2/1 के बराबर कितना होगा जी 2, इसका मतलब हुआ कि सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा। अच्छे से आ रहा है समझ में। चलिए उसके बाद दोस्त यहाँ कह रहा है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो जो साइन 90 का वैल्यू होता है वही ना cos 0 का वैल्यू होगा, तो बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना 1 होता है, जो कि आपका cos 0 का 1 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए आपका tan 90 कह रहा है, तो tan 90 का वैल्यू निकालने के लिए दोस्त आप क्या करिएगा, यहाँ साइन 90 बटे cos 90 टेक्निक सीखिए, समझ रहे हैं ना। साइन 90 बटे cos 90 करिएगा तो क्या होगा tan 90 होगा। अब बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना, साइन 0 का 0 tan 90 का हो गया कितना 1, और इसका भी होता है आपका cos 90, cos 90 का मतलब हो गया जी 0, क्योंकि साइन 0 का होता है तो 1/0 को आप इनफाइनाइट भी लिख सकते थे, अपरिभाषित, ठीक है ना, लेकिन आपका 1/0 ही लिख दिया भाई। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखिए कितना लॉजिक लगा के दिया है। इसका मतलब हो गया कि बहुत विद्यार्थी 1/0 बराबर 0 में टिक आउट कर देगा, तो आपका 1/0 मैच कर रहा ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका होगा आंसर। दोस्त हम लोग इस सीरीज में कोशिश करते हैं कि आपका 80 क्वेश्चन में से कम 40 तक पहुंचा दे, ठीक है ना, कोशिश करते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया अच्छे से कंप्लीट। चलिए जब क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो देख लीजिए कितना इजी है क्वेश्चन जी। देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कि साइन 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है ना, और cos 30 का वैल्यू होता है जो आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है जी। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू फिर वही हो गया √3/2। बताइए √3 गुना √3 कितना होगा जी 3, और 2 दूनी के 4, आपका 3/4, धरफड़ में करिएगा, यहाँ 4/3 भी इंतजार कर रहा ऑप्शन में,
तो आपका 3/4 जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए उसके बाद जब देखें दोस्त यहाँ 13 नंबर, इसमें कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। जब इसको देखें तो 1 माइनस बताइए 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा। उसी तरह फिर नीचे में सब बात वही है लेकिन प्लस का साइन है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया जी? 0 और बाई नीचे में 2, 0/2 बराबर कितना? 0। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब जब क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 को देखें, ठीक है ना? इसमें देखिए, इसमें है कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया ना जी। और फिर नीचे में 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री अर्थात 1/√3 का होल स्क्वायर करिएगा तो 1/3 आएगा, ठीक है ना? तो आपका ये हो गया 2/√3 और जब इसको नीचे में देखिएगा तो 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3 थी पलट के हो जाएगा कितना जी? 3/2। आपका 2 से 2 खत्म हो गया, ये √3 से कटेगा √3 बार में, ठीक है ना? अब ये √3 जो होता है वो किसके बराबर होता है बताइए? cos 60 का वैल्यू कितना होगा जी? 1/2 होगा ना? उसके बाद sin 60 का √3/2, यहाँ √3 सिर्फ लाना है इसमें, sin 30 का 1/2। इसका मतलब हो गया कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा दोस्त यहाँ आपका क्या होगा? √3। इसलिए इसका आंसर जो होगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब क्या करते हैं 15 नंबर में देखिए, इसमें कह रहा है कि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब एक चीज आप पढ़े होइएगा, वैसे मान सारणी यहाँ से आप गर्दा तोड़ सकते हैं, लेकिन तरीका जब देखिएगा थोड़ा अच्छा नॉलेज के साथ देखिए इसको। बताइए जब सेक थीटा को आप सेक थीटा लिख दीजिए पहले, ये कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। पढ़े ना कम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात पूरक कोण का कंसेप्ट, क्योंकि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो आपका होगा वो कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना? चलिए सेक थीटा बराबर सेक थीटा, आपका यहाँ क्या हो गया? थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, ये थीटा इधर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, 2 से आपका कट जाएगा 45 बार में, इसलिए दोस्त आपका इसका आंसर जो होगा थीटा बराबर वो 45 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया कंप्लीट। अब जब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, देखिए कितना लॉजिक देखिए पूछा है। कह रहा है कि साइन थीटा में थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तक जाने पर साइन थीटा के मान में क्या होता है? ध्यान रखिएगा दोस्त, थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान में क्या होगा? वृद्धि होगा हमेशा। आप कहिएगा कैसे? तो चेक करिए, बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का 1/2, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया जी? 0.50 या 0.5। अगला होता है साइन 0 हो गया 30 हो गया, साइन 45 का होता है 1/√2। समझ रहे हैं? साइन 45 का 1/√2, फिर आपका हो गया कितना? साइन 60 का होता है √3/2, ठीक है ना? ये आपका पहले 0 था जी, यह आपका 0.50 बढ़ रहा है ना नंबर, देख रहे हैं? इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं ना? उसके बाद फिर यहाँ जब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 है तो a + b के संपूरक कोण का मान क्या होगा? पहले आप स्थिर से इसको करिए सॉल्व। बताइए tan a + b है ना बराबर √3, तो tan a + b बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं √3 को कितना? tan 60 डिग्री लिख सकते हैं ना? आपका a + b बराबर कितना हो गया जी? 60 डिग्री। जब a + b का डायरेक्ट मान पूछता तो 60 डिग्री होता, जो कि देखिए गलती करने के लिए दे दिया है। पूछ कितना रहा है? संपूरक कोण इसका। तो बताइए संपूरक होने के लिए दो कोण के मापों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपका a + b बराबर 60 डिग्री है दोस्त। इसका मतलब हुआ इसका जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो आपका 120 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत विद्यार्थी गलती कर दिया होगा, सी में ठीक मार दिया होगा, क्योंकि a + b बराबर उसको 60 डिग्री आ गया होगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर जब आप 18 को देखें, 18 में आपका कह रहा है, देखिए फॉर्मूला पूछ दिया है। कह रहा है बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजन होता है, ठीक है ना? अंतः विभाजन कह रहा है, इसके लिए क्या होगा? प्लस होगा हमेशा। विभाजन क्या कह रहा है इसमें? m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाले बिंदु का भुज क्या होगा? ध्यान रखिएगा दोस्त, एक्स एक्सिस को कहते हैं भुज और वाई एक्सिस को कहते हैं कोटि। तब भुज कहना है, आंतरिक रूप से है, दोनों में आपका प्लस का ही साइन होगा, ठीक है ना? और जब माइनस रहता, जब बाह्य रूप से कहता तो दोनों में आपका क्या होता? माइनस होता, ठीक है? चलिए अब कह रहा भुज का मान मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है, ठीक है ना? चलिए एक्स बराबर क्या होगा जी? m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। ध्यान रखिए, इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला अर्थात विभाजन सूत्र कहते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए उसके बाद जब दोस्त यहाँ 19 नंबर देखें तो 19 में आपका क्या कह रहा है? इसमें कह रहा बिंदु 4 - 3 और 8 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाले बिंदु की कोटि अर्थात वाई एक्सिस क्या होगा? हमने पहले कहा था ना, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है दोस्त? कोटि कहा जाता है, ठीक है ना? चलिए जब यहाँ कोटि देखें y बराबर, तो बताइए ये आपका हो गया x1 y1, ठीक है ना? ये हो गया x2 y2 और ये आपका हो गया m1 m2 कहिए या नहीं तो m और n कहिए, बात वही हुआ, क्योंकि x बराबर होता है क्या? mx2 + nx1 / m + n
और y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो y बराबर निकालना है, तो बताइए my2 प्लस ny1 बाई नीचे में m प्लस n अर्थात 3 प्लस 1। बताइए जी, यहाँ 5 3 15 हो गया, 3 1 3 तो -3 हो गया ना, यहाँ 3 1 4 हो गया, तो 15 - 3 कितना हो गया जी, यहाँ 12 बाई नीचे में 4 4 3 12। आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, 19 का ए। समझ में आ रहा है ना। चलिए, जब क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो आपका क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाली भुज का मान, देखिए कितना घुमा दिया है जी। इससे पहले क्या कह रहा था, आपका पूछ रहा था उसमें कोटि अर्थात y एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, y का मान क्या होगा, इसमें कह रहा आपका भुज का मान अर्थात x का मान क्या होगा। फिर वही वाला बात बताइए, x बराबर क्या होता है mx2 x1 y1 x2 y2, mx2 हो गया जी प्लस nx1 कितना होगा -1 ना, बाई नीचे में m प्लस n अर्थात 2 + 3। बताइए 2 चौके 8, ये आपका 3 1 3 -3 बाई नीचे में 3 2 5 8 - 3 5/5 बराबर कितना जी 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या था 20 था। समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा जी, सी होगा। उसके बाद जब यहाँ देखें दोस्त, तो कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अर्थात उसको लोग क्या कहते हैं, समानुपाती होती है। बराबर आपका होता है क्या, सर्वांक्षम वाले अर्थात कांग्रुएंसी वाले कंसेप्ट में ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट मारा टी की गलती मारा है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है अर्थात सिमिलर ट्रायंगल की, वो क्या होता है, सेम रेशियो अर्थात प्रोपोर्शनल होता है, वो समानुपाती होता है अर्थात समान अनुपात में होता है। ठीक है ना जी। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि यदि ट्रायंगल ABC, ज्योमेट्री का है क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC सिमिलर अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, और एंगल BAC जो है वो एंगल EDF के बराबर है, तो कह रहा बताइए AB बटे AC किसके बराबर होगा। अब देखिए, जब इसमें हम लिए हैं AB, इसमें क्या लेंगे जी, DE लेंगे, ठीक है ना, टेक्निक समझिए। और इसमें जब लिए हम यहाँ AC, इसमें क्या लेंगे, DF लेंगे। तो आपका DE बटे DF जो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा वही आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, देखिए पहले में DE/EF था, नहीं होगा, DE/DF खोजना है हमको, DE/DF है कहीं उल्टा, इसमें आपका जो 22 का आंसर होगा दोस्त क्वेश्चन नंबर बी होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, उसके बाद कह रहा है इसमें कि देखिए ये भी आपका ज्योमेट्री है, इसमें कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्या है भाई, असत्य, ध्यान रखिएगा, फॉल्स है क्या, दोनों समरूप है। एंगल BAC बराबर होगा PQPR का। एक बार देखिए, इसको सही वाले को अलग कर देना है, जो गलत होगा उसी को लिख देना है। बताइए BAC QPR, BAC QPR, ये तो जी आपका सही है, ठीक है ना, असत्य खोजना है जो गलती है। फिर आपका देखिए यहाँ BAC और PQR, BAC है ना, BAC, तो आपका क्या होना चाहिए, QPR होना चाहिए, यहाँ क्या लिख दिया PQR, इसका मतलब यही नहीं गलती हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर जब इसको मिलाइएगा तो मिल जाएगा जी ABC PQR, देखिए धड़ल्ले से मिल जाएगा ABC PQR। फिर यहाँ ACB PRQ, ACB PRQ, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना। अब कह रहा जी, ये आपको 9th क्लास में क्वेश्चन देखिए, बहुत हलवा क्वेश्चन है। कह रहा अर्धवृत्त में बना कोण आपका क्या होता है जी, समकोण। जैसे ये आपका है अर्धवृत्त, है ना, सेमी सर्कल, यह आपका है एंगल, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा जी, समकोण अर्थात 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ना कंप्लीट, समझ में आ रहा है ना। चलिए, जब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम लोग आगे देखें, यहाँ देखिए ज्योमेट्री का कितना मस्त क्वेश्चन है भाई, पढ़िएगा मन से, इसलिए कह रहे हैं ना, पढ़िए मन से तब बनेगा। यहाँ देखिए, इसमें कह रहा है, इसमें भी देखिए विद्यार्थी क्या गलती क्या होगा। जैसे 25 में कह रहा है कि यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है, ये आपका PQ है 24, फिर PR है 7, उसके बाद कह रहा था O वृत्त का केंद्र है, भाई O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तो कह रहा OQ का मान क्या होगा दोस्त, ये आपका देखिए ट्रिपलेट बनेगा, यहाँ आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। अब कहिएगा कैसे बनेगा, इससे पहले अभी हमने क्या बताया कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जब इसको आप यहाँ से ढक लीजिएगा तो यही नहीं जी हुआ अर्धवृत्त, इसी में बना एंगल है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब बताइए दोस्त, जब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये आपका जो एंगल है, सॉरी, ये जो आपका साइड है PR, ये आपको कितना दे रखा है जी 7, और PQ कितना है 24, तो इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से। बताइए 7 24 है, तो ये 25 होगा, तो 25 क्या हुआ जी QR, विद्यार्थी इसलिए 25 में देखिए गलती ठीक मार दिया है, QR है 25 है, पूछ क्या रहा है, लेकिन कह रहा है कि आपका ये जो O है, सेंटर O, ये वृत्त का केंद्र है। तो भाई जब ये वृत्त का केंद्र हो गया, तो यहाँ से OQ और यहाँ से OR क्या है, वृत्त का त्रिज्या, इतना लेंथ जिसका होगा यहाँ, उतना ही लेंथ इसका होगा।
पूछ रहा ओ क्यू, तो 25 का आधा कितना होगा जी, इसका भी होगा 12.5 और इसका भी होगा 12.5। जब आपसे ओ क्यू पूछता तो वो भी होता 12.5, ठीक है ना। जब ओ आर पूछता वो भी आपका होता 12.5। आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है आपका यहाँ कि 26 में, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा, कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी भाई, √3/2 गुना भुजा, तो √3/2 गुना भुजा अर्थात x √3/2 होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ 2x/√3 है। समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल पूछता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपका हो जाता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, लेकिन ये क्या होगा √3/2 गुना भुजा। क्वेश्चन नंबर 26 तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जब क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो इसमें कह रहा है आपका, दिख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जब देखें, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर ध्यान रखिएगा इसमें दोस्त 60 to 70% विद्यार्थी गलती करता है, इसमें टिक मारता है कि कौन है। इसमें पूछ क्या रहा है, निम्नांकित में से कौन द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। जो है उसको छोड़ देना है, ठीक है ना, जो नहीं रहेगा उसको टिक आउट कर देना। अब बताइए यहाँ आप देखिए, एक चीज कॉमन सेंस लगाइए, इसको जब आप तोड़िएगा a + b का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर होगा प्लस 2ab 2x हो गया, इधर आपका 2x - 3 हो गया, 2x - 3 आपका स्क्वायर बचेगा कि इसको सॉल्व करने के बाद बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं होगा। जो नहीं है, सॉरी ए तो होगा ना, मतलब ए इस सेंस में होगा जो ये द्विघात समीकरण है, जो नहीं होगा उसको चूज करना है। तो बताइए यहाँ होगा आपका a + b का होल क्यूब, तो a क्यूब करिएगा x क्यूब हो गया प्लस b क्यूब प्लस 3ab * a + b करिएगा, फिर यहाँ से आपका 2x × x स्क्वायर, तो आपका 2x क्यूब आ गया, तो क्यूब के फॉर्म में आ गया जी। इसका मतलब हो गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्या होगा त्रिघात समीकरण होगा, ठीक है ना। कह रहा द्विघात समीकरण कौन नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर होगा 27 का वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मजे में है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए क्योंकि द्विघात समीकरण के फॉर्म में वही होगा क्या, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको भी आप चेक करिएगा, देखिए आपका ये भी हो जाएगा a स्क्वायर जी, ये भी आपका द्विघात समीकरण है, यहाँ आप गुना करिएगा स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व जब करिएगा 27 का ऑप्शन बी को, तो आपको त्रिघात समीकरण देखने को मिलेगा। क्या कह रहा था, जो द्विघात समीकरण नहीं, इसका मतलब हुआ कि ए सी डी द्विघात समीकरण है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। समझ में आ रहा है ना। चलिए जब दोस्त यहाँ 28 नंबर देखें, देखिए कोशिश करते हैं 40 तक पहुंचाने का, वीडियो तो लेंदी हो रहा है। इसमें कह रहा है दोस्त कि यदि x चर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण है, तब a b c वास्तविक संख्या है तो क्या होगा। तब भाई ये जो आपका a है इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा 0 के बराबर क्योंकि मान लीजिए जब 0 यहाँ दे दिए तो 0 × x स्क्वायर आपका 0 हो गया, तब आपका ये क्या बच जाएगा, यहाँ द्विघात बचेगा नहीं, तो आपका क्या बच जाएगा जी, आपका बताइए रेखिक समीकरण बच जाएगा bx प्लस c, इसलिए a का मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो कहिएगा भाई 0 के बराबर जब नहीं होगा तो क्या होगा, या तो a का मान 0 के बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, या तो a का मान 0 से छोटा होगा, ग्रेटर देन और लेस देन, लेकिन इक्वल टू नहीं होगा। आपका 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। चलिए उसके बाद देखिए कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, कह रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। 10th में पढ़े हुए 9th में भी ये कह रहा है इसमें कि एक्स स्क्वायर, देखिए दो को है गुणनखंड, एक्स स्क्वायर - 3x - 10, 5 दूनी के 10, 5 में से 2 गया 3, इसको लिखिए आप यहाँ एक्स स्क्वायर - 5x, ठीक है ना। फिर ये आपका प्लस 2x, ये तो -10 है क्योंकि -5x प्लस 2x, तो -3x हो गया जी, -5 गुना प्लस 2 करिएगा तो 5 दूनी के 10 एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया। फिर यहाँ से आप x कॉमन करिए, x - 5, फिर यहाँ से प्लस 2 कॉमन करिएगा जी, x - 5 हो गया, इधर आपका हो गया x - 5, इधर आपका हो गया x + 2, x - 5 x + 2, खोजिए x - 5 x + 2, आपका ऑप्शन नंबर ए जो स्टूडेंट टिक मारा है वो सही है 29 का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को, इसमें फिर वही कह रहा है फैक्टराइज करने, गुणनखंड करिए इसको। ये बराबर देने का मतलब क्या होगा भाई, गुणनखंड करो और 4 को सुंदर सुंदर ऑप्शन है, इसमें से किसी एक को क्या करो, टिक आउट करो, ठीक है ना। इसको करिए 6 दूनी के 12, 4 तिया 12, 4 में से 3 गया, 4 और 3 में टूटेगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x - 3x - 6। बताइए 4x में से 3x को माइनस करेंगे, एगो x आएगा ना। फिर 4x गुना -3x करेंगे तो 4 3 के 12 - 12x स्क्वायर, जो कि आपका -6 गुना 2x स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ से आप 2x कॉमन करिए, अंदर में क्या आएगा जी, x + 2 आएगा। फिर यहाँ से -3 कॉमन करिएगा, x + 2 आएगा, x + 2 2 को है, एक बार x + 2 आएगा कॉमन, फिर अंदर में 2x - 3। तो ऑप्शन जो होगा खोजिएगा अच्छे से, x + 2 और 2x - 3, x + 2 2x - 3, आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए 30 तो हो गया। उसके बाद देखिए दोस्त इसमें कह रहा है कि यदि दो संख्याएं 31 में 40 तक करना, बस 9 क्वेश्चन और बच गया है, आप लोग अंदर आ सकते हैं, बैठिए तब तक आके। इसमें कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल 27 एवं 182 हो,
ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा? तो भाई गुना योग जोड़ने पे हमको कितना आना चाहिए जी? 27 और गुना करने पे कितना आना चाहिए? 182। बताइए पहले गुना करिएगा 15 और 12 को 180 आ जाएगा, लेकिन कह क्या रहा है? 182, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। फिर 18 और 9 को गुना करिएगा कितना होगा जी? 9 8 72 का 2 हो गया 7, ठीक है ना? 9 1 9 8 कितना हो जाएगा जी? यहाँ करिए 9 8 72 का 2 हो गया 7 हो गया, 9 1 9 7 16 162 आना, लेकिन कितना चाहिए गुणनफल? बताइए 182 आना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है ना? फिर 17 गुना 10 करिएगा, भाई योग तो दूर की बात है 27, पहले गुना तो करके चेक कर लीजिए कोई एक, आप योग से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? आपका देखिए इसको भी जोड़िएगा 27 ही पूरेगा, ये भी पूरेगा, ये भी पूरे, सब पूरता है, तो गुना में आपका 2 तो कट गया, तो फिर आपका जी यहाँ 17 गुना 10 करिएगा तो 170 आएगा, जो कि आपका कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि 13 गुना 14 जो होगा वो आपका 182 होगा, 13 और 14 को जोड़िएगा कितना होगा? 27 होगा। आपका 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, जब इसको देखें फिर देखिए वहीं फिर बच्चा वाला बात पूछ दिया, फिर यहाँ क्या कह रहा है? किसका? फिर इसको गुणनखंड करिए, कितना है जी? 2 3 6, 5 1 5, 5 में से गया 6, यहाँ देखिए स्टूडेंट को सॉल्व किया है, यहाँ भी बगल में हम भी करते हैं। यहाँ ये आपका 2x² कितना बोले? 2 3 6, 6 1 6, 100 में से गया 5, 2x² माइनस 6x प्लस x करेंगे, और माइनस 3 बगल में देखिए सेटिस्फाई करेगा, माइनस 6x प्लस x, तो आपका जी माइनस 5x हो गया। फिर माइनस 6x गुना x करिएगा तो माइनस में आपका 6x² जो कि आपका माइनस 3 गुना 2x² माइनस 6x² के बराबर होता है, ठीक है ना? चलिए, जब यहाँ से 2x को कॉमन करिएगा जी तो x माइनस 3 होगा ना, फिर यहाँ से प्लस 1 कॉमन करिएगा अंदर में हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? फिर जब आगे देखें तो यहाँ से आपका x माइनस 3 हो जाएगा जी, और अंदर में 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए खोजिए ऑप्शन x माइनस 3 और 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1, थोड़ा टिक मारिएगा माइंड को स्थिर करके। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा जी वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिर वही वाला बात, परेशान कितना कर रहा है भाई पूछ के, हमको लगता है सर ये क्वेश्चन रिपीट ना हो गया हो, शायद रिपीट है लगता है हमको। 32 ऐसा तो ना पेज डबल पेज हो गया जी। देखिए 2x² प्लस x माइनस 6 है, यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका है कितना? एक ही देख रहे हैं गुणनखंड का कितना टाइप पूछ रहा है। जो विद्यार्थी नम्मा क्लास में पूरा मन से पढ़ा होगा वो 10th में गर्दा उड़ा देगा इसको। ऐसा नहीं कहिएगा 10वां में जाएंगे तब ये द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा जी, ध्यान रखिएगा। इसको जब देखिएगा यहाँ तो 2 3 6 हो गया, ठीक है, तो इसको तोड़िएगा 3 दूनी के 6, 3 में से 2 गया 1, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? 2x², ठीक है ना? ये माइनस 3x प्लस आपका 2x, माइनस तो बगल में 3 है ही, क्योंकि माइनस 3x प्लस 2x, तो आपका माइनस x हो गया। अब माइनस 3x गुना जब आपका 2x से गुना करिएगा तो 3 दूनी के 6x² हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए यहाँ से जब x कॉमन करिएगा अंदर में तो 2x माइनस 3 आएगा, और प्लस 1 कॉमन करिएगा तो 2x माइनस 3 आएगा, ठीक है ना? छोटा छोटा हम रफ करते हैं। यहाँ अंदर में आपका हो गया 2x माइनस 3 और इधर हो जाएगा x प्लस 1, तो 2x माइनस 3 x प्लस 1 जो ऑप्शन मैच कर रहा है वही होगा आंसर। तो 2x माइनस 3 और x प्लस 1 कहाँ है जी? खोजिए। 2x माइनस 3 x माइनस 1 बिल्कुल नहीं, 2x प्लस 3 है, यहाँ भाई माइनस है, बिल्कुल नहीं होगा जी। यहाँ आपका 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3, लेकिन x प्लस 1 है, x प्लस 1 दोनों मिल गया। यहाँ आपका 2x प्लस 3 था, इसलिए ये नहीं होगा। इसका मतलब हुआ फाइनली दोस्त, देख रहे कितना जूनियर सेक्शन का पूछ रहा है, 7th 8th का बच्चा समाज का फैक्टराइजेशन बनाता है। तब 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। समझ में आ रहा है जी? चलिए, जब क्वेश्चन नंबर 33 को देखें, 33 में कह रहा है फिर वही वाला बात देख लीजिए, फॉर्मूला है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या लिखिएगा? सेक थीटा होगा ना, जो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। एक बार बोल दें, क्योंकि देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? सेक थीटा। समझ में आ गया ना? फॉर्मूला है भाई। अब देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, याद है इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के सीरीज में हमने देखा था कि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा दे रखा था, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो रहा था। उसी तरह से यहाँ सोल्व नहीं करना, ये आपका कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का दोनों वैल्यू बराबर कब होगा? जब 45 डिग्री रहेगा तब। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा नहीं दिमाग में सोचिएगा कि सब ऑब्जेक्टिव वैसे आपको 80 में से 50 ही बनाना था, लेकिन भाई हम तो यहाँ बनाने दें एग्जाम में, हम आपको 80 में 80 पूरा क्लियर कट कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना? चलिए, अब इसमें कह रहा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, इसका वैल्यू हमेशा रट लीजिए 1 होता है। अब कहिएगा कैसे? तो कैसे के लिए नीचे देखिए, देख रहे हैं ना? चलिए, दोनों में से किसी एक को आप चेंज करिए। तो पहले साइन 18 डिग्री को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ठीक है ना? नीचे में आपका ये है कॉस थीटा, दोस्त कॉस थीटा रहने से पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहा होगा, ठीक है ना? और तरीका हो सकता है बनाने का, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताइए साइन, ये आपका थीटा है ना, सॉरी यहाँ 72 लिखिए पहले, सॉरी 18 नहीं 72 होगा ना, मिस हो गया। देखिए साइन 18 दोनों में से किसी एक को चेंज करना, आपका साइन 18 तो ऊपर में है ही, नीचे में आपका है cos 72, तो cos 72 रहने से पहले आपका ये साइन 90 डिग्री माइनस 72 रहा होगा तब ना,
वही वाला बात कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात 72 बराबर कॉस थीटा यानी कॉस 72। ठीक है, अब बताइए ऊपर में तो आपका साइन 18 डिग्री है ना, और नीचे में आपका साइन तो रहेगा ही। ऐसा नहीं फिर लगा दीजिएगा फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वही हो गया कॉस थीटा, चेंज कर कोई फायदा नहीं हुआ। तब आप 90 में से यहाँ 72 को माइनस करिएगा 18 आएगा। बताइए साइन 18 बटे साइन 18 कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 36 का आंसर 1 हो गया। आप इसको दोनों में से किसी एक को चेंज करिएगा, जब दोनों को चेंज करिएगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा गलती। उसके बाद फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 37 इसमें कह रहा है कि टेन 26 डिग्री और माइनस 10 कॉट 64 डिग्री, ये दोनों में से आप किसी एक को चेंज करिए। पहली बात इसका आंसर होगा 0, जो स्टूडेंट मारा टिक वो सही मारा है। दोनों में से किसी एक को आप चेंज करिए। इसे हम लोग क्या करते हैं दोस्त, यहाँ टेन 26 को रहने देते हैं, ठीक है ना, और ये जो आपका है कॉट थीटा, फिर वही वाला बात कॉट थीटा रहने से पहले क्या रहा होगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ रहे हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 64, तब ना टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे कॉट थीटा अर्थात कॉट 64 लिखा होगा यहाँ। ये तो आपका ज्यों का त्यों है ही, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया टेन 26 डिग्री। अब यहाँ बताइए टेन 90 में से आप 64 को माइनस करिएगा तो 90 माइनस 64 कितना आएगा 26 ना, तो हो गया टेन 26। तो बताइए टेन 26 माइनस में और टेन 26 प्लस में, ये आपका कैंसिल आउट क्या हो गया 0, जो कि आपका 37 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई मजा आ रहा है ना, मैथमेटिक्स है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही वाला बात 9 1 10 का 0 1 हो गया, फिर 5 3 8 1 9 90 हो गया। आपका 38 का जो आंसर होगा वो फिर आपका दोनों को जोड़ के जब 90 पूरेगा तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस टाइप में हमेशा आंसर क्या होगा, एक देखिए स्टूडेंट बनाया भी यहाँ कोशिश किया, लेकिन हमको लगता है ठीक है ठाक है। देखिए करते हैं इसका चेक, क्या किया ये लड़का कोसेक 31 को रहने दिया, ये सेक थीटा को लिखा है क्या कोसेक, चेक भी हो जाएगा स्टूडेंट का, सेक थीटा को लिखा है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। भाई सही है जी, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया सेक थीटा। अब सेक को यहाँ कोसेक 90 में 59 को माइनस किया है तो कोसेक हो गया कितना जी 31। वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए 38 का आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी आएगा। उसके बाद दोस्त कह रहा है फिर इसी में आप क्या करिए, 4 को है ना जी, किसी 2 को चेंज कर लीजिए आप, किसी 2 में ऐसा नहीं करिएगा किसी को। देखिए 48 और 42 जोड़ के 90 पूरेगा, फिर 67 और 23 जोड़ के 90 पूरेगा। ये दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। वैसे टेन थीटा 1 गुना टेन थीटा 2 बराबर 1 होगा कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री रहेगा, अर्थात 1 गुना 1 बराबर क्या होगा, जिसका आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ कह रहा है देखिए फिर वही वाला बच्चा वाला बात जूनियर सेक्शन का, भाई पूछ के क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यदि दो कोनों का योगफल 90 डिग्री है तो वे दोनों कोण दूसरे कहलाते हैं भाई पूरक कोण कहलाते हैं। जब यही रहता है दो कोनों के मापों का योग जब 180 डिग्री के बराबर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या संपूरक कोण का, अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरक कोण है, पूरक कोण को ही हम लोग अनुपूरक कोण कहते हैं, इसी को हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं, इसी को हम लोग लंब पूरक कोण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरक कोण, अनुपूरक कोण, कोटि पूरक कोण, लंब पूरक कोण, समझ रहे हैं, पूरक कोण, अनुपूरक कोण, कोटि पूरक कोण, लंब पूरक कोण, आपका कंप्लीमेंट्री एंगल, ये पांचों क्या होता है एक ही चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 40वां खत्म दोस्त, यहां तक आया समझ में, आशा नहीं पूर्ण विश्वास, इतना तगड़ा तरीका से विश्वास है कि क्वेश्चन आपको दिमाग में छप गया होगा, ठीक है ना। अब जो ये 40 बच गया, क्योंकि देखिए अभी 32-34 में आधा घंटा टप गया वीडियो का टाइम, ठीक है ना। फिर सेकंड वीडियो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 80 तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सीरीज रहेगा दोस्त, लाइन बाय लाइन व्हाइट बोर्ड पे हम लोग ऑन कैमरा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख के सॉल्व करना भाई इसके लिए वेरी सॉरी, ये हमसे नहीं हो पाता क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।